असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस टीचर के साथ जो हुआ वो अलग कहानी थी। दुरैद ने बिना शौकत सिद्धानी को बताया उसका हाल बिगाड़ा था, लेकिन अब रबाब की पढ़ाई को वक्त नहीं दिया जा रहा था। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी न थी, लेकिन उसे पढ़ने का बेहद शौक था। दुरैद उसे पढ़ाता था, लेकिन अपने मसरूफ दिन से उसके लिए बामुश्किल वक्त निकाल पाता था कि वो अब अपने बाप के साथ काम सीखने जाता था। सब उसके बाप का कहना था कि अब इसे वो बेहतर तरीके से समझ जाएगा। ये जिम्मेदारियां उसे मजीद संजीदा बनानी थी। उसका बाप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, लेकिन इस शोबे में कहाँ ईमानदार लोगों की ज़रूरत थी। कुछ वजूहात की बिना पर उन्हें यह शोबा छोड़ दिया था। अपने बाप का बचा हुआ बिजनेस संभाला, उसे आगे बढ़ाया। लेकिन दुरैद इसी शोबे में जाना चाहता था, लेकिन शौकत जिद्दानी को यह मंजूर न था। उनका कहना था कि उनकी तरह वो भी टिक नहीं पाएगा इन करप्ट इदारों में, और लोगों पर हाथ डालना नामुमकिन सी बात है। यही वजह थी कि उसे ज़बरदस्ती अपने बिजनेस साइड पर लेकर जाते, लेकिन दुरैद पर तो जनून सवार था। यही वजह थी कि उनसे मुख्तलिफ केसेस के मतलब पूछा करता था। रात के डिनर पर वो बैठे खाने में मसरूफ थे कि शौकत सिद्दानी ने रबाब का उतरा हुआ चेहरा देखा। रूबी, क्या हुआ? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। उसने नम आंखें उठाकर देखा। दुरैद और शौकत जिदानी परेशानी लाक हुई थी। वो कैसे रोया नहीं करती थी। दुरैद ने फौरन खाना छोड़ा उसके पास आकर उठकर बैठा। आज मेरा टेस्ट था और 10 में से आई गेट 5 मार्क्स, उसने सुसु करते हुए कहा। तुरंत मुझे तो समझ नहीं आती कि बैठे बैठे क्या सोच है कि तुमने ट्विटर निकाल दिया और उसको आपके वो नाराज़ हो। बस बाबा, बाहर के लोग पर एतबार नहीं कर सकता, मैं इसलिए निकाल दिया। उसका हल है मेरे पास, बासत पढ़ाया करेगा आपसे रूबी को। उसने मिनट में सोचते हुए कहा कि बाप को अपनी असल वजह नहीं बताना चाहता था। क्या बताता कि अपनी बैंक की हिफाजत करने में चूक गया था, उसके लिए वैसे नदामत था। अच्छा अच्छा, बासत पढ़ाएगा, अच्छा फिर तो ठीक है। काफ़ी ज़हीन और सुलझा हुआ बच्चा है, तो बेटा कल से बुलवा लो उसे। उनने कहा तो जी बाबा, कल से आ जाएगा। उसने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा कि अभी से बासत उसे पूछना था। रूबी ने पुरस्कुन होते हुए नवाला तोड़ा। उसे बासत बहुत अच्छा लगा था। खाने के बाद दुरैद ने फौरन कमरे में जाकर बासत को फ़ोन किया। यार, तेरी मदद की ज़रूरत है। हाँ बोल, क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। मुझे उम्मीद है कि तू मना नहीं करेगा। दुरैद ने संजीदगी से कहा। बोल तो, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? कल से तू और बाप को पढ़ाने आएगा, ओके? और इनकार तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पर मैं कैसे और क्यों? मैंने बाबा के सामने तेरा नाम लिया है और अब इनकार की गुंजाइश नहीं है, उसने मान से कहा। ठीक है, अब तो उन्हें नाम ले लिया तो शर्मिंदा तो नहीं होने दूंगा ना तुझे। बासत की बात सुनते उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरे। कल आ जाइएगा वक्त पर। और शक शुक्रिया जैसे लफ्ज़ नहीं सुनना मैंने। अपने आने पर बिरयानी तैयार करवा ले बस। बासत को बिरयानी का काफ़ी पसंद थी। चल ठीक है, दुल्हन ने कहते मुस्कुराते फ़ोन रखा और बासत जाने से शर्मिंदा नहीं होने दिया था। उसकी बात को मान बख्शा था। ये दोस्ती न जाने ऐसी दोस्ती रहने वाली थी या नहीं। कल सब बदलने वाला था यकीनन। अगले दिन उसने यूनिवर्सिटी आते ही अपना टाइम टेबल पता करवा कर उसे नोट किया था कि वो फिर से किसी की मदद ना लेनी पड़े। उसे दोनों शक्लें दोबारा नहीं देखनी थी। और फिर से उसने ऐसे ही किया था जहाँ के वो दोनों नजर आते वो रास्ता बदल लेती। कासम ने तो नोट ना किया, क्योंकि वो आजकल किसी नई शिकार की तलाश में था, लेकिन तबरेज शाह ने जरूर किया था। अभी भी वो कैफे में एक कोने में बैठा हुआ था कि उसे आती हुई दिखाई दी थी। उसने तबरेज शाह को नहीं देखा था, इसलिए सामने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। उसे फोन निकालते हुए अगली जमात का वक्त देखा था, जो घंटे बाद होनी थी, क्योंकि ये वाला लेक्चर फ्री था। आज सुबह नाश्ता नहीं करके आई थी वो, इसलिए सैंडविच लेने के लिए उठी। तबरेज शाह के दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले वो कुछ सोचता उसकी तवज्जो का मरकज कोई और बना। हाय, आई एम सारा, सारा पाट। इस मॉडर्न लड़की ने अपना तारुफ करवाया था। वो भी मिन्नत के सेशन में आई थी। किसी सियासी जमात से मुंसलिक चेयरमैन की बेटी थी। जहाँ आते ही उसने अपने एक ही नाम लड़कियों के मुंह से सुना था, और वो था तबरेज शाह। तबरेज शाह को देखते उसे माना था कि मर्द कितने खूबसूरत होते हैं। पहली नज़र में उसने तबरेज शाह को पाने का सोचा था। क्या मैं आपको जानता हूँ? वो सीधा होकर बैठा, आईब्रो झुकाते हुए संजीदगी से इस्तफसार किया। नहीं, लेकिन जान जाओगे। वो चहकी। जाएंगे तमीज से। तू तरा कर बात ना मैं करता हूँ ना पसंद करता हूँ, उसने कहते हुए एक नज़र सामने डाली जहाँ वो लाइन में खड़ी चश्मा ठीक कर रही थी। उसने ना सही, लेकिन तबरेज शाह की तेज नज़र ने कुछ महसूस जरूर कर लिया था। ओह सॉरी, आइंदा ध्यान रखूंगी, उस लड़की ने आगे के कर्ल को उंगली पर लपेटते हुए कहा। उसने बिना उसकी तरफ देखे हुए सामने के मंजर पर नजर डालते हुए मेज को खसाया। वो क्रोफर से खड़े होते हुए चादर कंधे पर फेंकी। सारे ने दिल थामा। अपनी इतनी बेइज्जती को उसने इग्नोर ही किया था, जो आम बात ना थी, लेकिन सामने वाला शख्स भी तो आम ना था ना। वो वहीं पर बैठी हुई फोन पर किसी को जैसा बताने लगी। तब तक वो जा चुका था। वो जो लाइन में खड़ी हुई थी, उसे अपनी कमर पर हल्की सी हलचल महसूस हुई। हाल वो नमाज पढ़कर वापस अपने कमरे में आ गई थी। दुआ लेते उसने बिस्तर पर लेटते हुए आंखें मूंदी। जिंदगी ने कैसे इम्तिहान लिया था उसे। उसे थक कर आंखें मूंदी। नींद की वादियां उस पर जल्द मेहरबान हो जाया करती थी, क्योंकि रेगुलर दुआ के साथ वो अब नींद की गोलियां भी लेती थी। अगर वो नींद की गोली ना लेती तो पहरू उसकी आंखें
نیند کے لیے ترسی شروع ہو جاتی، اس کا سر پھٹنے لگتا تھا۔ آج بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا، لیکن رات کے 1:30 بجے اس کی طبیعت اچانک سے بگڑی تھی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اندھیرے کو پایا، کیونکہ وہ اندھیرا کر کے سونے کی عادی تھی، لیکن اس وقت اسے یہ اندھیرا قبر کا اندھیرا لگا۔ عام انسان کی طرح اسے بھی موت سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے گہری سانسیں لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنا چاہا، لیکن اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ ابھی 2 سال تو ہوئے تھے اس سے علیحدگی کو۔ اپنا دردناک ماضی یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو گرے۔ اس نے منت کو آواز دینا چاہی تھی، لیکن اس کی زبان ہلنے سے انکار تھی۔ اسے لگا وہ بے موت مر جائے گی۔ اس نے تکیے کو زور سے مٹھی میں بھیجا۔ یا رب العالمین، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے لب ہلے۔ دور بیٹھا وہ شخص جو اس کے پل پل کی خبر رہتا تھا، اس پر چونک گیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کام مکمل ہوتے ہی اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، جو کہ 2:45 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو زندگی میں بے حد مصروف کر لیا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ محل جیسا گھر جس میں چند ایک ملازم تھے۔ باپ سال پہلے اس کی حرکت کو جانتے ہوئے منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ بہن اپنے گھر تھی، وہ جسے ہونا چاہیے تھا وہ۔ اس کا خیال آتے ہی اس نے اپنا فون کنیکٹ کر کے اس کے کمرے کے کیمرے کی فوٹیج نکالی۔ اگلا منڈا دیتے اس نے کمفرٹر ہٹایا تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ فرش پر گرا تھا، جس کی اسکرین بھی سلامت نہ بچی تھی۔ وہ سلیپرز پہنتا ہوا باہر بھاگا تھا۔ گاڑی کی چابی لیے اس کے گھر سے اس کا فلیٹ آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا، جو اس نے 10 منٹ میں پورا کیا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے واپس گھر آیا تھا۔ اس کے گھر سے کچھ دور گاڑی روکتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو کامتی ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ شاید ڈر ختم کرنے کا ایک نیا طریقہ اس نے ایجاد کیا تھا۔ اب دوستی کی بات پر تمہارا سر حامی ہلنا چاہیے، اوکے؟ واسطن نے اسے کہا، لیکن وہ سن ہی کہاں رہے تھے۔ واسطن نے بات کو نظر انداز ہوتا دیکھ اس کا چہرہ جھٹکے سے اپنی طرف گھمایا تھا کہ اس کے منہ سے کرا نکلی، میری بات کو اگلی بار نظر انداز کرنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ رباب باسط سیاہ اور ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ اس کی سائیکل کا شیشہ کھٹکھٹایا گیا۔ یہ بچہ پھول کے گجرے لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا تو وہ بچہ اسے گجرے خریدنے کی ضد کرنے لگا۔ اس نے اس بچے کو دیکھتے ہوئے خرید لیے تھے۔ پیسے دیتے ہوئے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بچہ جا چکا تھا، لیکن رباب نے تب بھی نہ سر اٹھایا۔ گجروں کی خوشبو نتنوں میں جاتے ہی اس نے گہرا سانس بھرا، اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسے اچانک رشتہ بدل گیا تھا، لیکن کیا یہ رشتہ زیادہ دیر چلتا؟ اس نے خود سے سوال کیا تو لذری، تمہارے لیے نہیں ہے یہ، اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اس کو دوں کا جو سچ میں اس کا حقدار ہے، باسط زیاں نے کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی مان پر بھی چمک کو وہ کیسے محسوس نہ کرتا۔ جاؤ، میں نے کہا ہے، اس نے کہتے ہوئے سیر سے ٹیک لگائی کہ اسے ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا اس نے۔ اور پھر وہ آدھا گھنٹہ ایسے ہی بیٹھے رہے تھے۔ اس کی تو نہیں، لیکن باپ کی کمر ایسے شل بیٹھے رہنے سے اکڑ گئی تھی۔ وہ جو آنکھیں مندر سمجھ بیٹھا تھا کہ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے، اس کی سسکی سن کر آنکھیں کھولی۔ نظریں اسے جا ٹکرائی، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، مجھے جاننا ہے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان میں کہا، اوکے، لے جاتا ہوں۔ یہی مجھ سے پھوٹ دیتی، پہلے ایسے بچوں کی طرح رونا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی بات پہلے بولنے سے تو جیسے چھوڑ آتے تھے نا۔ اسے دل میں سوچا، صرف سوچا ہی، کیونکہ بولنے کی ہمت نہ رکھتی تھی وہ۔ واسطن نے اس کے گھر کے گیٹ پر گاڑی روکی اور لاک کھولا۔ رباب نے فوراً دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھ سے اجازت لی ہے؟ رباب نے تھکی ہوئی نظر سے اس کو دیکھا تو وہ تھما۔ اوکے جاؤ، لیکن یہ لو۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے تو رباب نے اس کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے خیر وہ شخص اس کے سمجھ میں تو نہیں آتا تھا۔ اس کے ہاتھ خالی دیکھ کے وہ چونکا، کچھ مسنگ تھا۔ ماضی پہلی لحظہ اس نے نظر انداز کیا، لیکن دوسری بار اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے وہ والا لڑکا عام سے انداز پر فون میں لگا ہوا تھا۔ تیسری بار اس نے مڑتے ہوئے پیچھے والے کو بنا دیکھے ہوئے تھپڑ لگایا تھا کہ وہ اس کی حرکت اپنی پشت پر اچھے سے محسوس کرتی تھی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ تبریز شاہ کی آنکھوں کو دیکھتے اس نے ارد گرد دیکھا، جہاں سب انہیں دیکھ رہے تھے۔ تبریز شاہ کو دیکھتے بہت سے لوگوں نے تھوک نکلا تھا۔ اس لڑکی کی متوقع حالت کو سوچ کر تبریز شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتا ہوا اسے وہاں سے لے گیا۔ وہ جو حالات سمجھنے کی کوشش میں ہلکان تھی، اس کے ساتھ کھینچے چلی گئے۔ تبریز شاہ اسے گھسیٹتا ہوا اسی بیسمنٹ میں لائے اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ گرتی گرتی بچی۔ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے؟ وہ بولا نہیں جا رہا تھا کہ وہ سہم گئی۔ بولو، وہ غلطی سے آپ کو نہیں، اسے کہتے ہوئے ہاتھوں کی لرزش کو قابو کرنا چاہا تھا۔ اپنی سزا خود بتاؤ لڑکی، کیونکہ جو میں سوچ رہا ہوں نا، وہ تو شاید تم سن کر ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ آئی ایم سوری، دیکھنا نہیں ہے کچھ مجھے، جلدی بہو اپنے منہ سے اپنی سزا۔ وہ زامبی شیر کی طرح گھرایا تھا، میں سب کے سامنے معافی مانگ لوں گی، بس اور کیا کروں؟ واپس جاؤ، اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ لگاؤ، دونوں گالوں پر، اور آئندہ جب بھی میں بلاؤں گا تم فوراً آؤ گی۔ یہ سزا ہے تمہاری۔ نہیں، تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے مس منت وقار، نہیں تو ایک رات اکیلی اس بیسمنٹ میں گزارنا۔ میں یہاں تمہیں کسی بھی کمرے میں بند کر جاؤں تو جب تک میں نہ نکالوں تم یہاں سے نہیں جا پاؤ گے۔ وہ بیزاری سے کہتا ہوا مسکرایا۔ اس کے ارادے سنتے ہوئے جیت جان سے کانپی۔ اس کی ہمت کے نظارے
वो देख चुकी थी। वैसे भी गलती उसकी थी, ऐसे में जख्मी शेख को लटकाना अपनी जान को मुश्किल में डालने के बराबर था। जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है तुम जैसों के लिए। उसने झटके से अपनी शाख को कंधे पर दुरुस्त करते हुए क्रॉफर्ड से कहा, मुझे मंजूर है। हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, चलो अब। हाँ, भाग कर जाते उसने गेट खोला। उसके घर की चाबी उसने बनवा रखी थी। उसके कमरे की तरफ भागा। मन्नत भी दवाइयों के जरिए असर थी। उसके घर में दो औरतें थीं, दोनों अलग अलग दुखों की मारी थी। उसने उसके कमरे का दरवाजा तेजी से खोला, उसके पास गया। वो बेहोश थी। उसने हार्बर्ट को कोसा जिसने उसके घर की जिम्मेदारी के लिए रखा था। उसने रुबाइशा को बाहों में उठाया। उसका चेहरा और पूरा जिस्म पसीने से भीगे थे क्योंकि बत्ती नहीं थी वहां। उसने उसके चेहरे पर से पसीना अपने हाथों से साफ किया और वो जो उसे दूर था उसकी हाथ आज उसे इस हाल में देखते हुए उल्टे पांव दौड़ाया था। उसके बाल पसीने से गले में चिपके हुए थे। उसने हाथ से सब साफ किया, उसे गोद में उठाते हुए बाहर लेकर भागा। गाड़ी अस्पताल जाकर रोकी। उसके चेहरे के तासरात तने। नाइट ड्यूटी पर मौजूद नर्सिस की टांगें कांपी। डॉक्टर्स कहाँ हैं? सर, नाइट ड्यूटी पर एक ही डॉक्टर है, अपने कैबिन में आराम। नर्स ने बताया। बुला कर लाओ साले को। यहाँ आराम करने आया है, अवाम मर जाए ये अंदर आराम ही करते रह जाएंगे। हुकूमत पैसा किसके लिए दे रही है तुम लोगों को? वो चिया वहाँ का अमला भी अब चौकना हो चुका था। दुरेज शैतानी को कौन नहीं जानता था? वो सरकारी अस्पताल था। आधे मरीज नीचे बिस्तर डाले हुए खांस रहे थे तो आधे बेंचों पर औंधे पड़े हुए थे। उसे यही अस्पताल करीब लगा था, लेकिन यहाँ के हालात देते उसे नए सिरे से गुस्सा आया था। उससे प्राइवेट वार्ड में उसको लटाया और नंबर बुलाया। मेरे जाने के 10 मिनट के बाद यहाँ मीडिया आनी चाहिए। इस वक्त के तमाम डॉक्टर्स पर पर्चा करवाओ और बारी जुर्माना भी। और वार्ड को साफ करवाओ और मरीजों को वहाँ पर मुंतकिल करो। उसने फौरन हुक्म सादर किया। पहले वो ऐसा कहाँ हुआ करता था? ये सब इस शख्सियत ने किया था जो सामने बेसुध पड़े हुए थे। अपने डॉक्टर को बोलो अपने सालों की डिग्री को ज़ाया नहीं करना चाहता तो 2 सेकंड से पहले पहुंचे। उसे कहा था तो डॉक्टर ने अगले ही मिनट वहाँ मौजूद उसका चेकअप कर रहा था। ये बारीक मिकदार में दवा ले रही थी जो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। कुछ दवाइयाँ तो उनको लेनी ही चाहिए, नहीं लेनी चाहिए जो ये बाकायदगी से खा रही हैं। दवा के ओवरडोज की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। उसने डरते हुए सब बारी बारी बताया। हाल बताओ, इनकी दवा को मुख्तसर करें, जो मैं लिख कर दे रही हूँ ना, सिर्फ वही, एक ऊपर गोली नहीं। डॉक्टर ने उसे लिखकर पर्ची थमाई थी। आज सारी रात में ये तमाम मरीज देखो। आज रात मतलब आज रात, नहीं तो सुबह तुम्हारी डिग्री के बावजूद तुम्हें कोई अस्पताल नौकरी नहीं देगा। उसे हैरत थी कि सरकारी अस्पताल के हालात देखकर वो पावर रखता था। इसके लिए इसकी बीवी को चेक किया गया था, नहीं तो वो भी यूं ही सड़कों पर डुलता या प्राइवेट अस्पतालों की फीस भरता आम आवाम की तरह। उसके निकलते ही मीडिया आ चुकी थी। बाकी का काम कार पर डालते हुए उसे अपने घर लेकर आया था। जानता था कि अब वो सुबह से पहले नहीं जागने वाली थी। वो सुबह होने से पहले उसे वापस उसके जागने से पहले छोड़कर आना था। तब तक के लिए उसे अपने बिस्तर पर लटाते वो पास बैठा था। उसे देखा जिसका चेहरा मुरझा चुका था। रुबाइशा हक, मैं जिंदगी भर अपने गुनाह पर परेशान रहूंगा, लेकिन तुम माफी नहीं दोगे। मेरा वजूद तुम्हारी रूह का ख्वाहिशमंद है। सुनने में मजायका हेज लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। जागते सोते तुम्हें खुद से करीब देखने की ख्वाहिश की है दिल ने, लेकिन अब ये नामुमकिन सा लगता है। शायद जब ये सांसें जिस्म का साथ छोड़ दें तो तुम मुझे माफ़ कर दो, हकीकत जान जाओ। उसके पास बैठा, बाल उसके गर्दन से हटाए जो पसीने से चिपके थे। हाथ से साफ करते उसने गहरा सांस पड़ा। उसके कदमों के पास बैठते उसके पाँव पर निशान देखा जो भी परसों कांच टूटने की वजह से हल्का सा लगा था। बैंडेज लगाते हुए उसके पाँव को सहलाया। बिना कपड़े तब्दील किए उसके साथ लेट गया था। दिल हम रहा था उसकी गुर्बत को, लेकिन दिल पर बांधे हुए सभी पहरे हटाते उसने उसका रुख खुद की तरफ मोड़ा, उसे अपने हथा में लिया। ऐसा करते हुए उसके दिल के धड़कनों की रफ्तार दुगनी हुई थी। आज पहली बार हंसना में लिया था। उसकी आंखें हल्की नम हुई थी। वो रोना नहीं चाहता था। अफसोस होता है मुझे खुद पर, बेहद अफसोस कि मैं सब होते हुए भी खाली हाथ हूँ। तुम्हारे पास होने का एहसास मेरे दिल को लर्जा रहा है कि आंख खोलूंगा तो तुम नहीं होगी मेरे पास, मेरे साथ। क्यों मैं ही क्यों? मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश तुम्हारा साथ है रुबाइशा। दुरेत जदानी, आखिरी ख्वाहिश, इसने कहते हुए उसके सर पर बोसा दिया। इससे एक बोसे में क्या कुछ ना था? मोहब्बत, तलब, शिद्दत, तिश्कनी, खौफ, शर्मिंदगी, डर। तुम्हें करीब से देखने की शिद्दत रोज बढ़ती जा रही है और देखो आज तुम मेरे पास हो, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। उसे कहते उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया था। राबी, उसने कहते उसे पुकारा। एक आंसू आंख से गिरा था। ए मेरे रब, तू कहता है ना कि अपनी औकात देकर नहीं तेरी हैसियत देकर मांगो, तो आज मैं तुझसे रुबाइशा हक को मांगता हूँ। उसे कहते हुए उसे साथ लगाया, उस पर अपना साथ तांग किया। जिसे उसने छोड़ा था तो वो दूर हो जाए फिर से। दुआ तो कोई रद्द नहीं होती, लेकिन उस पर कुन की मोहर कब लगेगी ये रब्बुल आलमीन के सिवा कौन जानता है। मेहंदी कहाँ है तुम्हारी? बासंत ने साथी से इस्तफसार किया। मुझे एलर्जी हो जाती है इसलिए नहीं लगवाई। तो अब लगवा लो क्योंकि मुझे पसंद है। बासंत ने उसका दूसरा हाथ थामते हुए कहा, दोनों में लगवानी है, बल्कि पाँव पर भी लगवानी है। उसने एक और आर्डर जारी करते हुए कहा। रबाब ने फौरन सर हाँ में हिलाया था। उसकी पसंद का सुनते ही उसके दिल में सोच लिया था कि वो लगवा लेगी। अब जाऊं? उसे उसके हाथों से
हाथ निकालते हुए कि उसके लम से उसका सांस सीने में अटका था। चलो, उसे कुछ सोचते हुए साथ ही गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। अंदर जाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। बिना उसे देखा तो वो दुरैत के कमरे की तरफ गया उसे बात करने के लिए, और आहट में उसने दुरैत जजदानी को रुकती के लिए मना ही लिया था। उसकी पढ़ाई मैं सब खुद कर लूंगा, लेकिन अब अकेला नहीं जाना चाहता। लेकिन उसे कोई भी काम नहीं आता। दया, वो कैसे मैनेज करेगी? मैं काम करवाने के लिए नहीं लेकर जा रहा, सिर्फ साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ओके, मुझे एतराज नहीं, लेकिन पापा से मशवरा बाकी है और रूबी की मर्जी शामिल होगी इसमें तो ही। ओके ओके, सबसे पूछकर कल बता देना मुझे। उसका पासपोर्ट भी बनवाना है मुझे। इतने दिनों में कैसे? दुरैत सच में अभी शादी नहीं करना चाहता था अपनी बहन की, लेकिन एक तरफ दोस्त था, वो दोस्त वो जो हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा था उसके। सब हो जाएगा, भरोसा रखो। उसे दुरैत को गले लगाया तो वो कुछ रिलैक्स हुआ। वापसी पर घर में बैठे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पूरी स्टार मुस्कुराहट। मैं तुमसे तुम्हारी बहन को बहुत दूर लेकर जाऊंगा दुरैत जसदानी, कि वो तुम उसको देखने को भी तरसोगे। अगले ही रोज उसकी पसंद का फैसला उसे सुना दिया था। शौकत जसदानी को वो बना चुका था। और बाप कैसे मना करती जब उसे इतना डराया गया था। बासत उसे दोबारा फोन करके पक्का कर चुका था कि वो हाँ ही करेगी। और फिर उसने पासपोर्ट बनवाया था जो उसने पहले ही बनने के लिए दे दिया था। वो मुकम्मल तैयारी के साथ सब कर रहा था। दूसरी तरफ रुबाब ने रो रो कर घर सर पर उठाया था। उसे पहले नहीं मालूम था कि उसे अपने साथ लेकर जाएगा। उसके रोने को देखते हुए शौकत जसदानी भी अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करना चाहते थे, लेकिन दुरैत जुबान दे चुका था। वो उसके पीछे चलती हुई वापस ऊपर आई थी। उसको देते हुए घरों में मौजूद लड़के लड़कियों में चेमगोइयां शुरू हो गई थी। वो सामने नीली शर्ट। जाओ। मैं कैसे? जाओ, नहीं तो अपनी सजा को याद कर लो। मन्नत ने तो निकलते हुए आगे कदम बढ़ाए। रुको। उसे मुड़कर उसको देखा तो वो कदम कदम चलता उसके नजदीक आया। ये जान लो कि तुम्हारी कमर पर हाथ फेरने वाला वही शख्स था। वो तुम्हारी पिछली जिप को खोलने की कोशिश भी उसी ने की थी, उसने कहा, और कांधे झुकाते हुए पीछे हो गया। मन्नत ने सदमे से उसे देखा। उसे तो लगा था कि बस कोई पीछे से शरारत कर है। उसकी आंखें सुर्ख और नम बैक वक्त हुई थी। वो तेजी से चलती हुई आगे बढ़ी, इस लड़की के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसकी कमीज को कांधे से थामते हुए झटके से खींचा। शर्ट कांधे से हल्की सी फट गई थी। लड़के ने पीछे मुड़ कर उसको देखा। उससे पहले कि वो कुछ कहता, चिट्टा चिटा उसके दोनों गाल पर मन्नत वकार तमाचे मार चुकी थी। अब तमाम तलवार रुककर उस मंजर को देख रहे थे। आइंदा अपने हाथों से अपनी माँ बहन को तंग करना। उसके हाथ पैर थूकते हुए कहा, ओए। वो लड़का बिलबिला उठा था। तू जानती नहीं है कि मेरा बाप कौन है? कौन है? जरा बताओ, कहीं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है पाकिस्तान के? वो इतनी हिम्मत कभी ना करती, लेकिन बात उसकी इज्जत की थी। अगर तब उसकी जिप खोलने में कामयाब हो जाता तो? ये सोच ही उसके लिए सुहाने रूह थी, इसलिए बिना सोचे समझे जो दिल में आ रहा था वो कर रही थी। और वो जो उसे डरपोक हिरनी समझा था, उसकी इतनी हिम्मत पर उसके लबों को कोने पर कातलाना मुस्कुराहट छाई। वकार इंटरप्राइजेस के सीनियर। ओ, मैं तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सुनते ही डर गई। तुम्हारे वालिद साहब मेरे बाप के अंडर काम करते हैं। ये जो अयाशी करते फिर रही हो ना, अपने बाप से कहकर अपनी यूनिवर्सिटी तो क्या, आने वाले 4-5 सालों में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी के दरवाजे तुम पर बंद करवा दूंगी, समझे? वो लड़का उसका आधा तारफ उसकी हिम्मत देखकर ही समझ गया था कि वो किसी बड़े बाप की औलाद है। माफी मांगो। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम मुझे मार चुकी हो, और माफी किस चीज की जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। उस लड़की को अब अपनी इज्जत बचानी थी। उसे सारी रात उसको आंखों में बसाते हुए काटी थी, और फिर न जाने कैसे उसकी आंख लगी। तुम? उसे महसूस किया कि वो मसलसल उससे दूर हो रही थी। उसने नींद में ही उस पर अपना हसार तंग किया। छोड़ो। अब अपने बाजू पर उसके नाहन महसूस करते हुए जड़ से होश की दुनिया में वापस आया। तुमने? मैं यहाँ? वो होश में आते ही यहाँ वहाँ देखने लगी। अपने आप को अपने घर की चार दीवारी में ना पाते वो पागल होने को थी। मैं छोड़ आता हूँ। वो तेजी से हरकत में आया और फौरन से खड़ा हुआ। मैं यहाँ कैसे? तुम लाई हो ना? वो आपे से बैठ होने को थी। हाँ, तुम्हारी तबीयत? उसने उसको देखा जो तेजी से बैठ से उतरती हुई खड़ी हुई थी। तुमने फिर कुछ? आए मेरे खुदाया। वो अपने सर पर हाथ मारती हुई हंसियानी के अब्स में बोली, रिलैक्स रहो राबी, चलो। अपनी जुबान से मेरा नाम तक न लेना दुरैत शहजादी। तुम इस दुनिया के आखिरी शख्स भी नहीं होगे जिसको मैं देखना या सुनना चाहूंगी। तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? हिम्मत काली थी ना? अब चलो। उसे फौरन आगे बढ़ते हुए कहा, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। उसे तमतराना अंदाज में कहा, और अभी जाना है तो छोड़ आता हूँ, उसके बाद नहीं जाऊंगा। उसने तहम्मुल से कहा, रुबैशा हक नाम है मेरा। तुमसे बेहतर कौन जानता है? नाम लो। मैं तुम्हारी कोई लंगोटिया या नहीं हूँ जो इस तरह से मुझसे मुहातब हो। और आ गया अपने औकात पर कि मुझे मेरे घर से रातों रात उठा लाए, और जहाँ ये सब वो गुस्से की शिद्दत से पागल होते जा रहे थे। बकवास नहीं राबी, चलो। उसने आगे बढ़ते उसका हाथ थामा था। अपने इन हाथों से छूना मत मुझे कभी। नफरत है मुझे तुमसे, बेइंतहा नफरत। उसे धक्का देते हुए कहा, नफरत है ना? तो मैं बताता हूँ तुम्हें नफरत करते किस तरह है। दुरैत उसे घसीटते हुए अपने साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे लाया था। छोड़ो जजदानी,
وہ چیخ رہی تھی لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ اس کے لیے جتنا بھی پاگل تھے لیکن اس کی اتنی نفرت وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نہ ایک دن وہ حقیقت جان جاتی، لیکن تب تک کیا؟ تب تک وہ اس کے جذبات کو قتل کر کے اسے زندہ درگور کر دے گی۔ اسے بیسمنٹ میں لاتے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ روبیشا نے یہاں وہاں دیکھا، آس پاس صرف اندھیرا تھا۔ ہلکی روشنی میں اسے صرف کچھ چیزیں دکھائی دے رہی تھی اور وہ اس کی اپنی تھی۔